Hello guys, welcome to my YouTube channel Toppers Point. I am Tamanna. I will explain you all the 9th, 10th, 11th, 12th commerce subjects chapters in detail. We will learn in points form because it is easy to find MCQs and 1 marks question in points form, and it will not be lengthy for us to read the chapter. So let's start with the class 9 chapter number 1 French Revolution. We will read in the section form which is given in the NCERT books. So let's start with the French Revolution. सबसे पहले हमें ये पढ़ना है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू हुई कैसे थी. तो ये बात है पेरिस की. ऑन द मॉर्निंग 14 जुलाई 1789 इन द सिटी ऑफ पेरिस. पेरिस में 14 जुलाई 1789 की मॉर्निंग से स्टार्ट हुई फ्रेंच रेवोल्यूशन. अब हुआ क्या था? The king had commanded troops to move into the city. किंग ने अपनी ट्रूप्स होती है आर्मी, अपनी आर्मी को कमांड दे दी थी कि वो सिटी में चले जाएं. Rumors spread that the king would soon order the army to open fire upon the citizens. Rumors फैल गए थे, यानी कि अफवाहें फैल गई थी कि जो किंग है वो अपनी आर्मी को कुछ ही टाइम में ये ऑर्डर दे देगा कि वो हमारे ऊपर फायर करे और हमें मार दे. नॉर्मल सिटीजन्स में ये अफवाहें फैल गई थी. उसके बाद क्या हुआ? जब लोगों में ये अफवाहें फैली, उनके मन में ये डर बैठने लग गया. तब क्या हुआ? लोगों ने अराउंड 7,000 मेंस एंड वुमेन्स गैदर्ड. 7,000 मेन और वुमेन इकट्ठा हो गए. कहाँ पर? फ्रंट ऑफ टाउन हॉल के सामने. और उन्होंने एक पीपल्स मिलिटिया बना ली, यानी कि लोगों का एक ग्रुप बना लिया. They broke into a number of government buildings to search for arms. अब उनके मन में ये डर बैठ गया था कि अगर किंग ने ऑर्डर दे दिया अपनी आर्मी को कि वो हमारे ऊपर फायर करे तो हमारे पास कोई भी आर्म्स वेपन्स कुछ नहीं है. तो उन्होंने सोचा कि हम गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में जाएंगे और वहाँ से कुछ आर्म्स और वेपन्स ले आएंगे. ठीक है. तो इसके बाद हुआ क्या? फाइनली अ ग्रुप ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पीपल स्टॉर्म द फोर्ट्रेस प्रिजन. तो क्या हुआ? बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप बेस्टाइल के फोर्ट्रेस प्रिजन में गया, इस होप में कि वहाँ पर उन्हें होर्डेड एम्यूनिशंस मिलेंगे. होर्डेड एम्यूनिशंस का मतलब होता है बहुत सारा जमा किया हुआ गोला और बारूद, यानी कि वेपन्स मान लो. बहुत सारे जहाँ पे वेपन्स इकट्ठे करके रख रखे थे गवर्नमेंट ने कि अगर हमारी कोई लड़ाई होती है तो उसमें वॉर में वो चीज़ें काम आएंगी. तो लोग वहाँ पे गए और वहाँ पे फ़ाइट जो हुई, वहाँ पे बेस्टाइल का कमांडर मारा गया उस फाइट में. और उस प्रिजन में, उस जेल में सिर्फ 7 पीपल जो थे वो प्रिजनर्स थे वहाँ पे, वो 7 के 7 रिलीज़ हो गए उस फाइट में. अब ये था कि जो बेस्टाइल का किंग था वो वैसे ही लोग उसको हेट करते थे क्योंकि उसकी बहुत ही डेस्पोटिक पावर थी, यानी कि वो ये चाहता था कि जो मैं ऑर्डर करता जाऊं मेरे सिटीजन्स वही ऑर्डर को मानते जाएं. तो इस वजह से बेस्टाइल के लोग उसको बहुत हेट करते थे. तो वहाँ पे ये हुआ. उसके बाद बहुत सारे लोगों ने ना प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड के प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए हैं. ये ब्रेड के प्राइसेस पे प्रोटेस्ट होना शुरू हुआ. और जब से ये प्रोटेस्ट होना शुरू हुआ ब्रेड के प्राइसेस पे, तो इस इवेंट को हिस्टोरियंस ने बिगनिंग ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन का नाम दिया. हिस्टोरियंस होते हैं जो लोग हिस्ट्री के बारे में स्टडी करते हैं. तो हिस्टोरियंस ने इस इवेंट को क्या नाम दे दिया कि ये फ्रेंच रेवोल्यूशन की बिगनिंग है. अब हम पढ़ेंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी कहाँ तक पहुँचा. सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे लुइस 16 कौन था. लुइस 16 बॉर्बन फैमिली का एक लड़का, 20 ईयर्स ओल्ड. 1774 में वो फ्रांस का किंग बना था. उसकी शादी किससे हुई थी? ही वॉज मैरिड टू ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनेटी. ड्यू टू लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हिज ट्रेजरी वॉज एम्प्टी. अब बहुत सालों तक वॉर्स होती रहती थी और उन बहुत सालों के वॉर की वजह से उसकी जो ट्रेजरी थी वो एम्प्टी हो गई.
अब लुइस 16, अब इसमें यह भी बताया कि उसकी जो ट्रेजरी थी वो एम्प्टी हुई, तो वो किस वजह से हुई, क्योंकि लुइस 16 ने 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ को भी हेल्प करी थी ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस लेने के लिए। उसने 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ को हेल्प करी थी ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस लेने के लिए। उसके बाद अब क्या हुआ, अब जब उसकी ट्रेजरी एम्प्टी हो गई तो जो लेंडर्स थे, जो पैसा देते थे लोन पर, उन्होंने क्या किया, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू कर दिया। 10% इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू कर दिया लोन्स पे, कि जो भी लोन लेगा उसको एक्स्ट्रा 10% हमें एज अ इंटरेस्ट देना होगा। और टू मेंटेन द आर्मी कोर्ट एक्सपेंसेस और बहुत सारे एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए लुइस 16 ने फोर्स किया स्टेट को कि वो ज़्यादा टैक्सेस पे करे। आई समझ, बहुत ज़्यादा टैक्सेस पे करने पड़ते थे लोगों को यहाँ पे। अब हमें ये सब कुछ समझ आ गया, फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू कहाँ से हुई, 18th सेंचुरी में कहाँ पे पहुँची। अब हम ये पढ़ेंगे कि फ्रांस का सोशल स्ट्रक्चर कैसा था, यानी कि वहाँ पे जो लोग थे वो कैसे कैसे डिवाइड हो रखे थे। तो कैसे डिवाइड हो रखे थे लोग, 3 एस्टेट्स में डिवाइड हो रखे थे लोग। सबसे पहली को हम कहते थे फर्स्ट एस्टेट, देन सेकेंड एस्टेट एंड देन थर्ड एस्टेट। फर्स्ट एस्टेट में आते हैं क्लर्गी। क्लर्गी होते हैं जो चर्च होते हैं, चर्च में फादर्स होते हैं, उनको बोलते हैं हम क्लर्गी, उनके अंडर आते थे क्लर्गी, ठीक है। सेकेंड एस्टेट नोबिलिटी। नोबिलिटी में आते हैं जिनकी बहुत ही टॉप की गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं या फिर वो आर्मी में होते हैं। और थर्ड एस्टेट में आते हैं मिडिल क्लास, यानी कि वर्कर्स, पीजेंट्स, बिजनेसमैन, लैंडलॉर्ड्स, ये सब आ जाते हैं थर्ड एस्टेट्स में। अब हम पढ़ेंगे कि इनके पास क्या क्या राइट्स थे, इनकी क्या क्या प्रिविलेजेस थे। तो फर्स्ट एस्टेट के लोग थे, उनके पास 10% लैंड थी। वो टैक्सेस कलेक्ट करते थे लोगों से, लेकिन वो खुद टैक्स पे नहीं करते थे, वो सिर्फ लोगों से टैक्स कलेक्ट करते थे। सेकेंड एस्टेट नोबिलिटी। नोबिलिटी में सिर्फ वो लोग आते हैं जिनके पास टॉप की गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, आर्मी जॉब्स होती हैं, लेकिन वो भी कोई टैक्स पे नहीं करते थे। तो बचा कौन, सिर्फ थर्ड एस्टेट। तो जितना भी टैक्स बढ़ रहा था वो किसको पे करना पड़ रहा था, थर्ड एस्टेट को। थर्ड एस्टेट में आते थे मिडिल क्लास वर्कर्स, अर्बन वर्कर्स एंड पीजेंट्स। दे डू नॉट हैव एक्सेस टू बेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स, यानी कि उनके पास गवर्नमेंट जॉब्स भी नहीं थी। फेस्ड स्टारवेशन व्हेन ब्रेड प्राइजेस रोज। उन्हें भूखा भी मरना पड़ा, किस वजह से, क्योंकि ब्रेड के प्राइजेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे और उनकी इनकम इतनी नहीं थी कि वो ब्रेड को रोज़ परचेज़ कर सकें, इस वजह से वो भूखे मरते थे। मैनी इन डेब्ट। अब मैनी इन डेब्ट कैसे, इसका मतलब ये कि बहुत सारे लोग कर्ज में डूब गए थे। कैसे, वो ऐसे, क्योंकि अभी हमने इस स्लाइड में पढ़ा था सेकेंड लास्ट पॉइंट में कि जो लेंडर्स हैं उन्होंने हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू कर दिया है, जो 10%। तो इस वजह से कुछ लोग ऐसे डेब्ट में भी थे। हमें इतना समझ आ गया। अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू कैसे हुई, किस इवेंट को हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन की बिगनिंग मार्क करा। उसके बाद लुइस 16 के बारे में पढ़ा हमने, कौन से लोन्स पे कितना इंटरेस्ट चार्ज करने के लिए बोला लुइस 16 ने। फ्रांस का सोशल स्ट्रक्चर क्या था, उनको क्या क्या राइट्स मिले हुए थे, ये सब हमने पढ़ लिया। अब इसमें से क्वेश्चंस भी हमें पता हैं क्या क्या आ सकते हैं। इसमें से सबसे पहला क्वेश्चन बन सकता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन की बिगनिंग कहाँ से हुई थी, क्या रूमर्स फैले थे। जो 7,000 मेन और वुमेन थे उन्होंने टाउन हॉल के सामने क्या फॉर्म किया था, वो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में किस होप में गए थे। उसके बाद आ सकता है कि क्या इवेंट था जिसको हिस्टोरियंस ने बिगनिंग ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन कहा, जो हमने पढ़ा मोस्ट पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। इस इवेंट को उन्होंने नाम दिया था बिगनिंग ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। उसके बाद हमने लुइस 16 के बारे में पढ़ा, उसकी ट्रेजरी एम्प्टी हो गई। उसके बाद उसने 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ को भी हेल्प किया। इसमें 1 मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है कि हु वॉज लुइस 16, तो हमें फर्स्ट वाला पॉइंट लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन आ सकता है लेंडर्स ने कितना इंटरेस्ट चार्ज करने को कहा। इसके बाद हमने पढ़ा
ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि फ्रांस का सोशल स्ट्रक्चर कैसा था। इसमें क्वेश्चन आता ही आता है, तो ये आप बहुत ही ध्यान से पढ़ना। फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट एंड थर्ड एस्टेट में कौन कौन आता है और उनके क्या क्या राइट्स होते हैं। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास द स्ट्रगल टू सर्वाइव। अब स्ट्रगल टू सर्वाइव का मतलब होता है लोगों को सर्वाइव करने के लिए क्या क्या स्ट्रगल्स करने पड़ रहे थे अपनी लाइफ में। अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम 23 मिलियन इन 1715 टू 28 मिलियन इन 1789। अब फ्रांस की पॉपुलेशन 1715 से लेकर 1789 तक बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी। 23 मिलियन से 28 मिलियन हो चुकी थी। 5 मिलियंस पॉपुलेशन बढ़ गई थी फ्रांस की। अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी लोगों के खाने की डिमांड बढ़ती जाएगी, लेकिन खाने की डिमांड जो बढ़ रही थी उनकी इनकम नहीं थी इतनी। अब हम पढ़ेंगे आगे हुआ क्या। सबसे पहला पॉइंट हमें मिल गया कि हमारी फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी। इसकी वजह से हुआ क्या, दिस लेड टू रैपिड इंक्रीज़ इन द डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स। बताया मैंने आपको कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे फूड ग्रेन्स की डिमांड भी बढ़ेगी। इनसफिशिएंट प्रोडक्शन इंक्रीज द प्राइस ऑफ ब्रेड। अब जो प्रोडक्शन थी ब्रेड की वो इतनी नहीं हो पा रही थी, वो इनसफिशिएंट थी प्रोडक्शन ब्रेड की, जिसकी वजह से ब्रेड का जो प्राइस था वो इंक्रीज़ होता जा रहा था। बट द वेजेस ऑफ द वर्कर्स डिड नॉट राइज विद द राइजिंग प्राइजेस। अब ब्रेड के प्राइस तो बढ़ रहे थे, लेकिन जो लोगों की वेजेस थी मिडिल क्लास की, थर्ड एस्टेट की, वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ रही थी प्राइस के हिसाब से। अब इनकम कम है और प्राइजेस ब्रेड के बहुत ही ज़्यादा हैं। सिचुएशन बिकम वर्स व्हेन बैड वेदर कंडीशन रिड्यूस द हार्वेस्ट। सिचुएशन कब बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई, जब बैड वेदर की कंडीशन की वजह से जो हार्वेस्ट था, जो ब्रेड का हार्वेस्ट था, वो और भी ख़त्म हो गया। बहुत ही कम हमारे पास ब्रेड बची और लोग इतने ज़्यादा थे और उनकी इनकम इतनी कम थी। अब ये सिचुएशन अराइज़ हो गई। इस सिचुएशन को नाम दिया गया सबसिस्टेंस क्राइसिस। सबसिस्टेंस क्राइसिस का मतलब होता है जब लिवलीहुड डेंजर में पड़ जाए, यानी कि जब हमारे रहने की, खाने की चीज़ों को हमें डेंजर में पड़ जाए। हमारे यहाँ पे ये सिचुएशन कब आती है, जब यहाँ पे ड्रॉट आ जाती है तो लोगों को खाने को नहीं मिलता या लोगों के पास पैसा नहीं होता, तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं सबसिस्टेंस क्राइसिस। तो यहाँ पे वही सिचुएशन आ गई थी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एमर्जेंस ऑफ मिडिल क्लास। मिडिल क्लास कैसे बनी? इन द 18th century a new social group emerged who were known as the middle class। 18th century में एक नया सोशल ग्रुप बढ़ने लगा जिसको हमने नाम दिया मिडिल क्लास। They had become rich by expanding of overseas trade and manufacturing goods। धीरे धीरे ना मिडिल क्लास के लोग भी अमीर होने लगे। कैसे अमीर होने लगे? वो ओवरसीज़ में ट्रेड करने लगे। और मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का कैसे ट्रेड करने लगे? उन्होंने ये सोचा कि हम सिर्फ फ्रांस में नहीं, फ्रांस के अलावा और भी जितने देश हैं हम हर जगह ट्रेड करेंगे, सामान इधर उधर पहुंचाएंगे। इस वजह से वो धीरे धीरे रिच होने लगे। इन एडिशन टू मर्चेंट्स एंड मैन्युफैक्चरर्स। मर्चेंट्स, मैन्युफैक्चरर्स के साथ साथ इसमें कौन आता था? लॉयर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स, जो कि लोग एजुकेटेड थे, जो पढ़े लिखे लोग थे। अब इनमें ना बहुत, इनके अलावा और भी बहुत लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं थे और उनके पास पैसा भी नहीं था। अब ये जो मिडिल क्लास में ये जो कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास एजुकेशन थी, ये कुछ लोग पढ़े लिखे थे, इस वजह से इन्होंने सोचा कि हम ओवरसीज़ ट्रेड करेंगे तो हमारे पास थोड़ा बहुत पैसा आएगा, जिसकी वजह से हम अपनी सिचुएशन को थोड़ा सा ठीक कर सकेंगे। They believe that no group should be given privileged by birth। अब इन्होंने ये बोला कि कोई भी ग्रुप हो, चाहे वो फर्स्ट एस्टेट हो, सेकंड एस्टेट हो, चाहे थर्ड एस्टेट हो, किसी भी ग्रुप को बाय बर्थ प्रिविलेज नहीं मिलनी चाहिए। कि वो अगर जैसे ही वो पैदा हुआ तो वो फर्स्ट एस्टेट में चला गया तो उसको कोई भी टैक्स नहीं देना, और अगर वो थर्ड एस्टेट में पैदा हुआ तो उसको ज़िंदगी भर टैक्स देते रहना। ऐसे बाय बर्थ किसी को भी प्रिविलेज नहीं मिलनी चाहिए। फिलोसफर्स हुए बहुत सारे, जैसे कि जॉन लॉकी, जीन जैक्विस रोसू,
Montesquieu considered the middle class was sole responsible for revolution. अब ये सारे फ़िलोसफर्स जो थे, ये सारे फ़िलोसफर्स सामने आए, इन्होंने फ्रीडम, इक्वल लॉज और अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल इनके आइडियाज़ दिए। अब ये सारे जब फ़िलोसफर्स आए हैं तो अब हमें इनके आइडियाज़ भी पढ़ने पड़ेंगे कि इन्होंने क्या क्या आइडियाज़ दिए। इन्होंने आइडियाज़ दिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे जॉन लॉकी ने क्या आइडिया दिया। जॉन लॉकी ने एक आइडिया दिया, एक बुक लिखी उसने, टू ट्रिटिसाइजेस ऑफ गवर्नमेंट। इसका मतलब इस बुक में उसने क्रिटिसाइज़ करा, किस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करा, कंसेप्ट ऑफ डाइवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्च। जो डाइवाइन का कॉन्सेप्ट था और जो किंग का बिल्कुल ये था कि सिर्फ मैं हूँ, किंग में ये था ना, जो बेस्टाइल का किंग था, इसने जॉन लॉकी ने क्या किया, इस कंसेप्ट को क्रिटिसाइज़ किया, इस कंसेप्ट के अगेंस्ट इसने ये बुक लिखी। सेकंड रोसू ने कौन सी बुक लिखी, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इस बुक में उसने क्या लिखा, द गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। इसने एक फॉर्म प्रपोज किया इस बुक के थ्रू कि गवर्नमेंट के बीच में और लोगों के बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए कि लोग वोट करें, जिसकी मेजॉरिटी ऑफ वोट्स होंगी तो लोग उसे चुनें और वही गवर्नमेंट बने। ये नहीं कि एक ही राजा है और वही राजा बना रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। थर्ड आता है मॉन्टेस्क्यू ने बुक लिखी द स्पिरिट ऑफ लॉज। इसमें इसने कॉन्सेप्ट लिखा, सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। जैसे कि आजकल हमारी गवर्नमेंट में है लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। इसने ये कॉन्सेप्ट दिया था मॉन्टेस्क्यू ने कि पावर्स को डिवाइड कर देना चाहिए इन तीनों के बीच में। These ideas were spread among the people through the books and newspaper. अब इन्होंने ये बुक्स लिखी, इनके आइडियाज़ इन बुक्स के थ्रू और कुछ न्यूज़पेपर्स के थ्रू लोगों तक पहुंचने लगे। With the news that Louis XVI is planning to impose more taxes to meet the expenses of the state, it generated more anger and protest against the system of privileges among the people. अब जैसे ये न्यूज़ फैली कि लुइस 16 ने अपने एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए लोगों के टैक्सेस बढ़ा दिए, लोगों में और गुस्सा पैदा हो गया। एक तो उनके पास पहले ही इनकम नहीं थी अपना खाना खाने के लिए भी, और इन्होंने और टैक्स बढ़ा दिए, तो लोगों के दिमाग में और गुस्सा आ गया। तो अब हमने ये पूरा सेक्शन नंबर 1 पढ़ लिया, ख़त्म कर लिया। यहाँ पे सेक्शन नंबर 1 ख़त्म हो गया। इसमें हमने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े, एक बार दोबारा रिवाइज़ कर लेते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा, कैसे अराइज़ हुई। इसके बाद हमने लेट 18th सेंचुरी की फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा। फ्रांस का सोशल स्ट्रक्चर पढ़ा, स्ट्रगल टू सर्वाइव पढ़ा, एमरजेंस पढ़ा मिडिल क्लास का, आइडियाज़ पढ़े फ़िलोसफर्स के। बस इतना था हमारा सेक्शन नंबर 1 में। नेक्स्ट वीडियो में मैं सेक्शन नंबर 2 के बारे में समझाऊंगी। गाइस प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, कमेंट करें आपको कौन से चैप्टर मेरे से नेक्स्ट पढ़ना है, मैं उसी पे ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। और प्लीज़ अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो उसे सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको मेरी नोटिफिकेशंस बहुत ही जल्दी अपडेट होती रहें। थैंक यू गाइस, स्टे सेफ़।